उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न जनजातियां। भारतीय संविधान में आदिवासियों को जनजाति से संबोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, गोंड, खारवाड़, खैरवाड़, पहरिया, बैगा, पंखा, पानिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया और थारू आदि जनजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा प्रदेश में खरवार व माहीगीर जनजातियां भी यहां निवास करती हैं। प्रदेश की मुख्य जनजातियों का विवरण इस प्रकार है। थारू जनजाति। निवास क्षेत्र। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्पत्ति एवं वंश। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों द्वारा अनेक संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य है मदिरा और थारू का अर्थ मदिरापान करने वाला। चूंकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं, आथ थारू कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जाति के लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अत थारू कहलाते हैं। शारीरिक गठन। थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। वेशभूषा। थारू पुरुष लंगोटी की भांति धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण प्रिय हैं। शरीर पर गुदना गुदवाना भी इन्हें रुचिकर लगता है। आवास एवं गृह। थारू जाति के लोग अपना घर मिट्टी और ईंटों का नहीं बनाते हैं। इनके मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं और द्वार पूर्व की ओर होता है। इनके मकानों में कई कमरे होते हैं। घर में एक पूजा घर भी होता है। भोजन। थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल है। मछली, दाल, गाय, भैंस का दूध, दही तथा जंगल से आखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और उनका मांस व अंडे भी प्रयोग करते हैं। इनके भोजन का समय निर्धारित होता है। समयानुसार उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कलेवा प्रातः काल के नाश्ते को, मिझनी दोपहर के भोजन को और बेरी शाम के भोजन को। थारू लोग मांस और मदिरा का खूब प्रयोग करते हैं। मदिरा थारुओं का मुख्य पेय है, जिसे वे सभी शुभ अवसरों पर खूब पीते हैं। ये चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा को स्वयं बनाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है। नेपाल की तराई में अनेक ऐसे थारू मिलते हैं जिनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या 500 तक होती है। परिवार का वृद्ध व्यक्ति ही संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंप देता है। फिर वही व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यों में एक पखवाड़े के बाद परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे कार्यों के प्रति सरसता बनी रहे। थारू जनजाति में संयुक्त पारिवारिक जीवन की प्रथा है। यहाँ सास, बहू, भाई, बहन, माँ, बेटी, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, ननद, भावज और देवर, भौजाई के उभयपक्षीय अर्थात कटु एवं मधुर संबंधों का आकर्षक रूप दिखाई देता है। विवाह प्रथा। थारुओं की विवाह प्रथा अत्यंत विचित्र है। इनमें वर पक्ष की ओर से किसी मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा विवाह की बातचीत चलाई जाती है। अधिकांशतः इन लोगों में विवाह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होते हैं, किंतु कुछ लोगों के विवाह वैशाख में शुक्ल पक्ष में भी होते हैं। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब कम होती जा रही है। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। इस समय दोनों पक्षों में एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत वर पक्ष के लोगों को एक निश्चित मात्रा में चावल, दाल इत्यादि वधू पक्ष वालों को उस समय तक देना पड़ता है जब तक कि वर वधू का विवाह नहीं हो जाता है। थारू लोग अपनी बारातें गांव के बाहर चप्पेदार खेतों में ठहराते हैं। द्वारचार के समय लड़के और लड़की के पिता को एक अंगोछे से बांध दिया जाता है। फिर 20 तक गिनती पढ़कर छोड़ देते हैं। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना न आया हो अथवा उसका पति मर जाए तो उसका पिता उसे किसी के घर भेज देगा और बिरादरी को एक भोज देगा।
इस प्रकार के विवाह भोज को लठभरवा भोज कहते हैं। यदि किसी विवाहित स्त्री का पति, जिसका गौना हो चुका हो, मर जाता है तो उस लड़की के ससुराल वाले किसी युवक को खोजकर लाते हैं और घर के बाहर लड़की को लड़के और लड़के को लड़की की पोशाक पहना देते हैं। तदुपरांत लड़की आगे आगे तथा लड़का उसके पीछे पीछे अपने मकान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धर्म। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं। ये देवी काली को अधिक मानते हैं। भैरव और महादेव भी इनके आराध्य देव हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर बांस का होता है। ये राम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारुओं के अनेक छोटे छोटे देवी देवता भी होते हैं। ये पीपल की पूजा करते हैं। इनके अतिरिक्त ये कहीं कहीं गाय बंदर एवं सांप की भी पूजा करते हैं। त्योहार एवं पर्व। थारू जनजाति के लोग हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति, होली, कन्हैया अष्टमी, जन्माष्टमी, दशहरा और बजहर थारुओं के मुख्य त्योहार हैं। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पीकर गाते हैं तथा साथ साथ नशे में मस्त होकर नृत्य करते हैं। होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर रंग अबीर का खुलकर प्रयोग होता है। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ अथवा वैशाख के दिनों में होता है। उस दिन गांव की समस्त स्त्रियां गांव छोड़कर खाना बनाने के आवश्यक सामान के साथ समीप के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहां पीपल अथवा बरगद का पेड़ होता है। उस स्थान पर वे सभी खाना बनाती हैं। इसके बाद भोजन कर पूजा पाठ और नृत्य संगीत आदि का कार्यक्रम होता है। पुरुष भी वहीं पर भोजन इत्यादि करते हैं, लेकिन रात्रि के समय उनका वहां रहना वर्जित होता है, जबकि स्त्रियां रात्रि में वहीं रहती हैं। मकर संक्रांति और दशहरा का पर्व थारू लोग बड़े उल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति को प्रातः जल्दी सोकर उठते हैं तथा नदी या तालाब में स्नान आदि कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दान पुण्य आदि भी किया जाता है। इस दिन थारू खिचड़ी खाते हैं तथा शराब का उसके साथ सेवन करते हैं। रात्रि में नृत्य आदि होता है। दशहरा का पर्व कुछ क्षेत्रों में क्वार माह में मनाया जाता है। दूज के दिन ये लोग मकई और जौ मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में बोकर रख देते हैं। जब वह उग आता है तब अष्टमी के दिन देवताओं पर चढ़ाते हैं तथा नवमी के दिन जानवरों को खिलाते हैं। तदुपरांत इन जानवरों की बलि दी जाती है। बलि का गोश्त थारू लोग अपने परिचितों व रिश्तेदारों में बांटते हैं। सभी लोग मिलजुल कर गाना बजाना एवं नृत्य करते हैं तथा शराब पीते हैं। अर्थव्यवस्था। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दालें, तिलहन तथा गेहूं की भी कृषि करते हैं। प्रत्येक थारू परिवार सब्जियां स्वयं उगाता है। सब्जियों में आलू, बैंगन, सेम, चिचिंडा, भिंडी, अरई, गोभी, मूली, शलजम, टमाटर, प्याज, लहसुन आदि प्रमुख हैं। इनके अन्य व्यवसायों में पशुपालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन्य भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना आदि कुटीर उद्योग हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस हेतु अनेक योजनाओं को भी शुरू किया गया है। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के प्रसार से इस जनजाति के लोगों में सांस्कृतिक चेतना आई है तथा इनका जीवन सुधर रहा है। बुक्सा जनजाति। निवास क्षेत्र। बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। उत्पत्ति व शारीरिक गठन। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहां आकर बसा माना है। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं।
उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर इनका संपूर्ण चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। जबड़े मोटे और निकले हुए तथा दाढ़ी और मूछें घनी और बड़ी होती हैं। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाक नक्श स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों में श्याम वर्ण के लोग मिलते हैं, जिनके शारीरिक लक्षण हिंदुओं की नीची जाति के लोगों से मिलते हैं। भाषा। बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। भोजन। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इसके अलावा ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। मद्यपान पुरुषों की सामान्य आदत है। वेशभूषा। बुक्सा पुरुषों की वेशभूषा में धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पेंट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियां पहले गहरे लाल, नीले या काले रंग की छींट का ढीला लहंगा पहनती थीं और चोली, अंगिया के साथ ओढ़नी, चुनरी सिर पर पहनती थीं। लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर एवं कारकीगन का प्रचलन सामान्य हो गया है। ये राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं, जिसके ऊपर उनकी रंगीन ओढ़नी एक विशेष प्रकार से पड़ी होती है। हिंदी फिल्मों की नकल कर लड़कियां अब केश सज्जा में नई नई शैलियों का प्रयोग करने लगी हैं। विवाहित स्त्रियां हिंदू उच्च जाति की स्त्रियों की भांति माथे पर सिंदूर की गोल बिंदी अवश्य लगाती हैं और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं। सामाजिक संरचना। बुक्सा जनजाति 4 सामाजिक वर्गों में बंटी है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा और नाई बुक्सा का स्थान है। हिंदू जातियों के समान ही ये अंतर्विवाही समूह के होते हैं, परंतु हिंदू समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है, जो पति पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। गांव में प्रत्येक जाति के बुक्सा बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं तथा गांव में सहयोग और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। गोत अथवा गोत्र बुक्सा समाज की व्यावहारिक मूल सामाजिक इकाई है। इलियर ने बुक्सा समाज को 15 गोत्रों में विभाजित किया है। विवाह। बुक्सा लोगों में भी हिंदुओं के समान ही अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित हैं, साथ ही अंतर्जातीय विवाह अधिकांशतः होते हैं। परिवार तथा विवाह का रूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार है। साथ ही केंद्रीय परिवार भी हैं, अब धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय हैं। इन लोगों में हिंदू समाज की ही भांति पत्नी विवाह के उपरांत पति के घर जाकर रहती है। वर्तमान में इनमें घर जमाई व्यवस्था बढ़ रही है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा नहीं है। विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक सरलता से हो जाता है। पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंधों में वृद्धि हो रही है। व्यक्तिवादी विचारधारा विकसित हो रही है, जो नई चेतना, नई शिक्षा, जागृति तथा सामुदायिक विकास का परिणाम है। धर्म। बुक्सा आदिवासियों में धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म का ही प्रतिरूप है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर, उत्तराखंड की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इनके व्रत व त्योहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्योहार हैं। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होती है। प्रकृति पूजा जीव का रूप भी हिंदू धर्म के समान होता है। उसके साथ साथ जन्म से मृत्यु तक के प्रमुख संस्कार हिंदुओं के समान होते हैं। राजनीतिक संगठन। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत एक मुख्य आदिवासी राजनीतिक संगठन है, जो बुक्सा समाज में न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बंटी है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही नामक 4 स्तर सम्मिलित हैं। इन सभी के अधिकारी वंशगत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। गांव की पंचायत में 3 स्तर होते हैं।
सरपंच ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया, ये क्रमशः न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और गांव का मुखिया होता है। ये सभी ग्राम प्रशासन के लिए कटिबद्ध होते हैं। अर्थव्यवस्था। बुक्सा आदिवासियों के गांव प्राय उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को भाबर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र हरा भरा, उपजाऊ भूमि और स्वास्थ्यकर जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ बुक्सा लोग धान की खेती करते हैं। इसके साथ साथ गन्ना, मक्का, गेहूं, चना तथा लाहा, सरसों भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिनका दूध भी प्रयोग किया जाता है। ये लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी, लोहे का काम, मकान बनाना, डलिया बुनना, मछली पकड़ने के जाल बुनना, बर्तन बनाना जानता है, परंतु उनकी यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं से इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। माहीगीर जनजाति निवास क्षेत्र। माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग नजीबाबाद के अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, किरतपुर, मनेरा, मंडवार और धारानगर में भी निवास करते हैं। उत्पत्ति। माहीगीर जनजाति मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। महाभारत में भी इस जनजाति के होने का उल्लेख मिलता है। भाषा व बोली। माहीगीर आदिवासी एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं, जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है। इन लोगों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है। धर्म। इस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। मस्जिदों का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इन लोगों में सामाजिक भेदभाव तथा ऊंच नीच कम पाई जाती है। विवाह। माहीगीर जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती है। विवाह के रीति रिवाज मुस्लिम तौर तरीके से संपन्न होते हैं। अर्थव्यवस्था। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। हालांकि परंपरागत साधनों से मत्स्य आखेट के कारण इनकी स्थिति काफी दयनीय है। इस कारण कुछ लोग मजदूरी व रिक्शा चलाने का भी कार्य करते हैं। यह कृषक श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। माहीगीर जनजाति के अधिकांश सदस्य एक ही कार्य करते हैं। हालांकि माहीगीर मछुआरों का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी इन्हें अपने आप को मछुआरे कहलाने पर आपत्ति होती है। ये नगरों के पास स्थित तालाबों में मछली पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब नगरों का विकास होने के कारण तालाबों के नष्ट हो जाने से इन लोगों का मछली पकड़ने का अधिकार भी लगभग समाप्त हो गया है। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सामाजिक व्यवस्था। माहीगीर जनजाति का सामाजिक संगठन अति सरल है। ये लोग संगठित समाज के रूप में रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये स्वयं साधन उपलब्ध करते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति इन लोगों में कम पाई जाती है। इनके समाज में पंचायतों का प्रचलन है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की इकाइयां होती हैं, जिसमें बादशाह तथा वजीर विभिन्न मामलों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बादशाह और वजीर के पद वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। पंचायत में निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जिसका सभी आदर करते हैं। खरवार जनजाति निवास क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त थे। इनका पतन मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा सन 1203 ईस्वी में किए गए आक्रमणों के उपरांत हुआ। उत्पत्ति। खरवार आरंभ में एक शिकारी जनजाति थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे, जबकि कुछ लोग इन्हें बिहार में सोन घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। वर्तमान में इस जाति के लोगों की आर्थिक दशा काफी खराब है। इस कारण इन्हें जनजातियों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इनकी उपजातियों में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोक्ती, मोझयाली, गो आर्मिया आदि हैं। ये शरीर में खूंखार व बलिष्ठ होते हैं।
इनकी स्त्रियां भी पुरुषों की भांति हिम्मती एवं बहादुर होती हैं। भाषा तथा बोली। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले खरवारों की भाषा व बोली पर स्थानीयता का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है तथा किसी शब्द का उच्चारण खींचकर करते हैं। प्रमुख रूप से खरवार जनजाति के लोग अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग अधिक करते हैं, जिसमें रे, तोर, भोर, केकर, पोकर आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा। खरवार जाति के लोग साधारणतः घुटनों तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषणों में हैकल, हंसुली, बाजूबंद, कड़ा, नथिनी, बरेखा, गुरिया या माला आदि मुख्य हैं। धर्म। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। ये लोग बघुस, घमसान, वनसंती, दूल्हादेव, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अलावा वृक्षों में सेमल, पीपल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। इनकी स्त्रियां टोना करने में बड़ी दक्ष होती हैं। पर्व। खरवार जीवित पुत्रिका, ज्योतिया, अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि, होली आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं तथा इन पर्वों पर नाचते गाते एवं कर्मा का आयोजन करते हैं। इन अवसरों पर मदिरापान भी विशेष रूप से किया जाता है। भोजन। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्यतः गेहूं व चावल का प्रयोग भोजन में करते हैं, लेकिन उत्सवों के अवसर पर पशुओं का मांस खाते हैं तथा मदिरापान भी करते हैं। शेर, भालू, चीता, सुअर आदि का शिकार कर मांस खाते हैं। अर्थव्यवस्था। प्रारंभ में खरवार जनजाति के लोग जंगलों पर आश्रित थे, लेकिन प्रदेश सरकार की वनों की विशेष सुरक्षा की नीति के कारण अब इनके लिए वनों की लकड़ी काटना निषेध कर दिया गया है। अब ये लोग जंगल में दातून, पत्ता, लकड़ी तक नहीं काट पाते हैं। वर्तमान में न तो इनके पास कृषि भूमि है और न ही कोई उद्योग धंधा, अतः इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता है। कुछ स्थानों पर इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। फलस्वरूप इनमें शिक्षा भी नाम मात्र को ही पाई जाती है, क्योंकि अपनी गरीबी के कारण ये अपने बच्चों को विद्यालयों में भेज ही नहीं पाते हैं। इनके बच्चे गाय बैल चराने, बीड़ी पत्ता तोड़ने एवं लकड़ी काटने का काम करते हैं। सदियों से शोषित रहने के कारण खरवार जनजाति की आर्थिक दशा और भी दयनीय हो गई है। सरकार इनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।